नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं KR जानी। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें अपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, इसको अपने को कुछ भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं भी सामान्य परिचय क्या है इसका। सामान्य परिचय, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और किसका हिस्सा माना जाता है, इन सब बातों को इसमें पढ़ेंगे सामान्य परिचय में। उसके बाद अपने पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है और भारत में इसका क्या रोल रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे अपने राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में और एक पॉइंट पढ़ेंगे अपने इसकी विशेषताएं। अरावली की क्या विशेषता है मुख्य मुख्य, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय के अंदर सामान्य परिचय, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं भी अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई और कैसे हुई। तो अरावली की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल या माना जाता है धारवाड़ समय। धारवाड़ समय या माना जाता है आदय महाकल्प। आदय महाकल्प, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल, धारवाड़ समय या आदय महाकल्प। तो बता देता हूं, सबसे पहले जो कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं इनका जो अध्ययन किया था वो किया था हेरोन महोदय ने। हेरोन महोदय कब किया था? 1923 में किया था। हेरोन महोदय ने प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। कब किया था? 1923 में किया था। अरावली पर्वतमाला है। इससे पहले थोड़ा आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी की तरफ ले जाता हूं। तो देखो, जो पर्वतों के निर्माण का जो क्रम है, पर्वतों के निर्माण का क्रम, निर्माण क्रम, पर्वतों के निर्माण के मुख्य 4 युग माने जाते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? तो पहला रहता है प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग। पर्वतीकरण युग। इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा कैलिडोनियन पर्वतीकरण युग। इसके बाद पढ़ते हैं अर्सेनियन पर्वतीकरण युग। और चौथा रहता है अल्पाइन पर्वतीकरण युग। इनमें मुख्य जो काल आते हैं प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण, इसमें प्री कैम्ब्रियन काल रहता है। अब देखो, अरावली का जो निर्माण हुआ था वो इस काल में हुआ था। और कैलिडोनियन जो पर्वतीकरण है इसमें 2 युग आते हैं, 2 समय आता है, एक तो सिलूरियन और एक डिवोनियन। डिवोनियन यानी सिलूरियन और डिवोनियन काल में जो पर्वतों का निर्माण हुआ था उन्हें कैलिडोनियन पर्वतीकरण कहा जाता है। इसके बाद आता है अर्सेनियन पर्वतीकरण। इसमें आता है एक तो पर्मियन और एक आता है कार्बोनिफेरस काल। और अल्पाइन पर्वतीकरण इसे बोलते हैं टर्शियरी युग। यानी
पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नवीन पर्वतमालाएं हैं, जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, एटलस हो गया, इन सभी पर्वतमालाओं का जो निर्माण हुआ है वो इसी युग में हुआ है। टर्सरी काल की मानी जाती है। इस काल में जो पर्वतों का निर्माण हुआ उन्हें नए युग पर्वतमाला मानी जाती हैं। और अब अपनी बात कर रहे हैं अरावली की। मैंने आपको ये 4 युग क्यों बताए हैं? इसीलिए बताए हैं भी अरावली जो है इसकी तुलना की जाती है वर्ल्ड के अंदर और भारत में कौन कौन से पर्वतों के साथ में। तो देखो, वर्ल्ड में यदि इसकी तुलना करें, अरावली की यदि वर्ल्ड में तुलना करते हैं तो इसकी तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत ये पड़ता है यूएसए में। कहां है? यूएसए में। यानी अरावली के समान या अरावली जिस काल में निर्माण हुआ था उसी काल का जो पर्वत है वो है अपलेशियन पर्वत। ये पड़ता है यूएसए में। इनका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग के अंदर। इसके बाद यदि भारत की अपनी चर्चा करें, भारत में ऐसे कौन से पर्वत हैं जिनकी तुलना की जाती है अरावली के साथ में, तो एक आता है धारवाड़। धारवाड़ ये पड़ता है कर्नाटक में। और मैंने यहां पे लिखा भी है भी धारवाड़ समय का, इसीलिए लिखा है भी इसकी जो तुलना है वो धारवाड़ के साथ भी की जाती है। और दूसरा यहां पे रहता है विंध्यन। विंध्यन मुख्य ये है, अपलेशियन वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है भी अरावली की तुलना विश्व में कौन से पर्वत के साथ की जाती है, तो वो है अपलेशियन पर्वत। ये पड़ता है यूएसए में। धारवाड़ है कर्नाटक में। विंध्यन ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। ये था उत्पत्ति। इसका समय पूछा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं भी ये जो अरावली पर्वत हैं ये किसका हिस्सा माना जाता है। वैसे अपने राजस्थान के अंदर जो 4 भौतिक प्रदेश पड़े हैं उनकी अलग अलग चर्चा की है भी पश्चिमी मरुस्थल किसका भाग है, अरावली किसका भाग है, इन सब बातों की चर्चा कर चुके हैं। बट दोबारा बता देता हूं भी जो ये अरावली है ये किसका हिस्सा माना जाता है, तो ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों माना जाता है इसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने देखो आपको बताया था भी कालांतर में पूरी पृथ्वी एक तरल रूप में थी जिसे कहा गया था पेंथालासा। पेंथालासा टाइम निकलता गया और ये पृथ्वी सिकुड़ के इसका आंतरिक भाग ठोस हो गया जिसे कहा गया पेंजिया। ये वेगनर महोदय ने बताया था। अब आता है अंतिम कार्बोनिफेरस युग या मध्यजीवी महाकल्प। इसमें ये पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है और कंडीशन क्या रहती है कि पेंजिया इस तरह से 2 भागों में टूट गया। इसके बाहर की तरफ पेंथालासा था और इसके बीच में द्रव पदार्थ भर गया जिसे जाना गया टेथिस सागर के नाम से। टेथिस सागर के नाम से। और जो इसका उत्तरी भाग था इसे कहा गया अंगारा लैंड या इसे बोलते हैं लॉरेशिया। और इसका दक्षिणी जो भाग था वो कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब ये कठोर चट्टानें थी। अंगारा लैंड के जो अंदर जो गति हुई थी वो दक्षिण की तरफ गति थी इसमें, और गोंडवाना लैंड की जो गति थी वो उत्तर की तरफ थी। इस तरह से आपस में दोनों स्थलीय भागों की इस तरह से गति हुई। ठीक है, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था भी ये जो टेथिस सागर था और ये अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियां इसमें अपने साथ अवसाद लेके आई थी। और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड इसमें जो नदियां थी वो भी उत्तर की तरफ इस टेथिस सागर के अंदर अवसाद लेके आती हैं। और ये जो भाग है ये अवसादों से भर जाता है। अवसादों से भर जाता है।
जब कोई भी स्थलीय भाग या कोई भी चट्टानें आपस में एक दूसरे की तरफ गति होती है तो इसे बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति, इस तरह से ये गति हुई, दोनों चट्टानें आपस में टकराई, टकराने से ये जो मलबा यहाँ पे भरा हुआ था ये भाग ऊपर की तरफ इस तरह से उठ गया, और इस तरह से जो उठा ये माना जाता है पर्वत का निर्माण। और इसी के आधार पे अपने कह सकते हैं भी जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस भाग के अंदर जो निर्माण हुआ था वो हुआ था पर्वतों का निर्माण। बात आई समझ में? हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड का। अब अपनी बात करते हैं भी इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है। प्रारंभ में जब इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उस समय कितनी ऊंचाई थी, वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन है, और प्रारंभिक इसका स्वरूप कैसा था, वर्तमान में क्या स्वरूप रहता है, और वर्तमान जो स्वरूप है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कंपटीशनों में भी अरावली पर्वतमाला का स्वरूप कैसा है। तो उसकी चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा ऊंचाई की तरफ ले जाता हूं मैं भी अरावली की ऊंचाई प्रारंभिक जब अरावली का निर्माण हुआ था उस समय क्या थी ऊंचाई, यानी प्रारंभिक ऊंचाई और वर्तमान ऊंचाई। अब देखो प्रारंभ जो ऊंचाई थी ये दो चट्टानें आपस में टकराई तो ये भाग ऊंचा उठा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी इस भाग की प्रारंभिक जो ऊंचाई थी ये थी लगभग 2700 से 2800 मीटर, लगभग 2700 से 2800 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और वर्तमान जो ऊंचाई है इसकी एवरेज जो ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 930 मीटर। क्यों मानी जाती है भी ये जो भाग था यहाँ पर बरसात भी हुई है और यहाँ से नदियां भी बहती हैं, तो ये नदियां इस भाग को काट कर नीचा कर दिया, वर्तमान में इस तरह से फैला हुआ है। तो वर्तमान इसकी ऊंचाई मानी जाती है 930 मीटर एवरेज, और अपने को 930 को ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब अपनी बात करते हैं भी स्वरूप कैसा इसका, प्रारंभिक स्वरूप कैसा था और वर्तमान स्वरूप कैसा है, वर्तमान स्वरूप कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में ये इस तरह से था, इस तरह से, यानी प्रारंभिक जो स्वरूप था इसका वो था वलयाकार, वलयाकार। और इसी के आधार पे अपने जब अरावली की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये विशेषता पढ़ेंगे भी अरावली को एक वलित पर्वत माना जाता है, प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है। यानी इसका स्वरूप था वो वलयाकार था। धीरे धीरे वर्षा हुई और यहां से नदियां निकली तो उस ऊपर वाले भाग को काट दिया और ये नीचे की तरफ इस तरह। वर्तमान में जो इसका स्वरूप बसता है वो इस तरह से कटा फटा है, यानी वर्तमान जो इसका स्वरूप है वो है अवशिष्ट प्रकार का, अवशिष्ट पर्वतमाला। आपसे ये पूछे भी अरावली का वर्तमान स्वरूप कैसा है तो अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है, और इसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था तो ये प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत यही है अरावली, और इसकी तुलना मैंने आपको बता दी किससे की जाती है, यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अब अपनी बात करते हैं भी चट्टाने, यहाँ पे कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती हैं, चट्टानों का जो प्रकार है, मुख्य चट्टानों के जो प्रकार 3 प्रकार होता है, एक तो आग्नेय, एक अवसादी और एक कायांतरित। यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। चट्टानों की चर्चा करते हैं।
चट्टान। अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान। और यदि इनमें पूछा जाए भी आग्नेय चट्टानों में कौन सी हैं, तो यहां पे पाई जाने वाली चट्टानें हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्जाइट। ये चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। थोड़ा और बता देता हूं, ये जो ग्रेनाइट होती हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं और इसके कण बड़े होते हैं, कण बड़े बड़े होते हैं। ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं। और जो बेसाल्ट हैं ये धरातल के समीप पाई जाती हैं और इसके कण छोटे होते हैं, छोटे छोटे, और ये जल्दी ठंडी होती है। इसी के आधार पे ग्रेनाइट की जो श्यानता है वो ज्यादा मानी जाती है और बेसाल्ट की जो श्यानता है वो कम मानी जाती है। आपसे यदि पूछें भी अरावली में पाई जाने वाली चट्टानें कौन से प्रकार की हैं, तो आग्नेय प्रकार की हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। और इन्हीं चट्टानों में मुख्य जो रहता है वो रहता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट और क्वार्ट्जाइट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें के कण बड़े होते हैं और बेसाल्ट चट्टानों के कण छोटे होते हैं। और आपने देखा होगा अपने राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्हीं चट्टानों के आधार पे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं धात्विक खनिज। अगर खनिजों की चर्चा करें अपने, तो यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? धात्विक खनिज। वैसे खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। थोड़ा बता देता हूं पहले, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वो होते हैं जिन्हें बिखेरने पे सिर्फ दो ही भागों में टूटते हैं, ठीक है। और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिन्हें यदि तोड़ा जाए तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। अधात्विक खनिजों को यदि तोड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। और धात्विक खनिज अगर इन्हें तोड़ा जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसके 2 या 3 ही पार्ट होते हैं। इसका यदि अधात्विक खनिजों का एग्जाम्पल देखें तो अपने नमक को ले सकते हैं, जो नमक होता है। और धात्विक खनिज यानी जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब धात्विक खनिजों में आते हैं। और धात्विक खनिजों को फिर आगे 2 भागों में बांटा जाता है, लोहा धात्विक खनिज और अलोहा धात्विक खनिज। इनकी चर्चा अपने आगे जब खनिज पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अपना यहां से क्वेश्चन है भी अरावली में पाए जाने वाले खनिज कैसे हैं, तो यहाँ पे पाए जाने वाले खनिज हैं धात्विक खनिज। और ये धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? भी पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो मैंने ठोस भाग बताया था, आंतरिक भाग, इस भाग में ये खनिज पाए जाते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय जो चट्टानें बनती हैं वो बनती हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। और इसी के माध्यम से, इस ज्वालामुखी उद्भेदन के माध्यम से ये जो आंतरिक धात्विक खनिज हैं ये धरातल पे आ जाते हैं। और इसी के आधार पे अपने यहाँ पे कह सकते हैं भी यहाँ पे पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि यहाँ पे आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो लावा के ठंडे होने से होता है। बात आई समझ में? अब अपनी बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात कर ली और इसके हिस्सा है उसकी बात कर ली, ऊंचाई की बात कर ली। अब अपने जो रहता है वो रहता है भी भारत में इस अरावली पर्वतमाला की कंडीशन क्या है। भारत में अरावली पर्वतमाला की कंडीशन क्या है, भारत के संदर्भ में देखते हैं। आप हमारे संभव एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो, भारत के संदर्भ में
भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं अरावली की। तो भारत का मैप देखो, इस तरह से अपना भारत है, ये अपना भारत रहता है। ये भारत है अपना, और अपना राजस्थान पाया जाता है यहाँ पे। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, और यहाँ पे है हरियाणा, और ये है दिल्ली। ठीक है। भारत के संदर्भ में यदि मैं विस्तार की बात करूं, भी भारत में इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखो यहां पे है इस भाग में अरब सागर, अरावली जो पर्वतमाला का जो विस्तार है वो अरब सागर से लगा के और इस तरह से गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहां तक इस तरह से माना जाता है इसका विस्तार। बट अपने बुकों में क्या पढ़ते हैं, भी पालनपुर गुजरात से लगा के दिल्ली तक पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है, भी सर्वप्रथम जो धरातल पे अरावली दिखाई देती है वो देती है पालनपुर पे, पालनपुर, और जो इसकी उत्पत्ति होती है वो है अरब सागर में, और इसी के आधार पे अरावली का पिता माना जाता है अरब सागर को, अरावली का पिता अरब सागर को माना जाता है। यानी पालनपुर गुजरात तक, अरब सागर से लगा के पालनपुर गुजरात तक ये जो भाग है यहां पर अरावली धरातल पे दिखाई नहीं देती है, और पालनपुर गुजरात से लगा के, या इसे खेड़ बर्मा भी बोलते हैं, खेड़ बर्मा, यहां से लगा के और दिल्ली में है रायसीना पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां, यहां तक अरावली का विस्तार है। बात करते हैं रायसीना की पहाड़ियों की। वर्तमान में इन्हीं पहाड़ियों को दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है, दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन भी यहीं पे है, और यहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना हुआ है। और राष्ट्रपति भवन का सर्वप्रथम जो नक्शा बनाया था, नक्शा बनाया गया था, वो बनाया गया था 1911 के अंदर एडविन लुट्विन के द्वारा बनाया गया था, एडविन लुट्विन, इसके द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था। और राजस्थान के साथ इसका क्या संबंध रहता है राष्ट्रपति भवन के साथ में, यदि इसकी चर्चा करें तो इस राष्ट्रपति भवन के अंदर जो लाल पत्थर लगा हुआ है, लाल पत्थर लगा हुआ है, वो अपने राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले से लगाया गया है, धौलपुर व करौली जिला। दोबारा बता देता हूं, अरावली का जो विस्तार है वो अरब सागर से लगाकर दिल्ली तक माना जाता है। अरब सागर से पालनपुर तक ये भूगर्भिक होती हैं। उत्पत्ति के आधार पे अरब सागर है, तो इसी के आधार पे अरावली का जो पिता है उसे अरब सागर माना जाता है। और पालनपुर खेड़ बर्मा में ये धरातल पे दिखाई देती हैं, यहां से लगा के दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां, यहां तक इसका विस्तार है। और रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहीं पे अपना संसद भवन है, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना हुआ है। ये जो राष्ट्रपति भवन का सर्वप्रथम नक्शा तैयार किया गया था वो 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो एडविन लुट्विन के द्वारा किया गया था। और इस राष्ट्रपति भवन में किस पत्थर का यूज किया गया है? तो अब अपने राजस्थान से धौलपुर व करौली का लाल पत्थर इसमें यूज किया गया है। बात आई समझ में? वर्तमान में इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों को
दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी रायसीना से लगा के करौली बाग यहां तक जो पहाड़ियां हैं उसे दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भी भारत में जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है। तो मुख्य इसके राज्य आते हैं 4 राज्य। कौन कौन से? एक आता है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, यानी पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और इसके बाद में आता है हरियाणा, और चौथा राज्य रहता है दिल्ली। समझ में आया? भारत में जो इसकी लंबाई है टोटल वो है 692 किलोमीटर, यानी पालनपुर गुजरात से लगा के और रायसीना की पहाड़ियों तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। अब देखो यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है इस अरावली के समानांतर। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 8, यानी प्राचीन था ये। वर्तमान में इसका नाम है NH 48 और NH 58। दो भाग कर दिए इसके, NH 48 और NH 58। ठीक है, इसके अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राचीन पूछे तो NH 8 था, वर्तमान है NH 48 और NH 58। ठीक है, अब दोबारा बता देता हूं, भारत के संदर्भ में विस्तार देख लिया आपने। ठीक है, कितने राज्य हैं उसकी चर्चा की, और इन राज्यों में सर्वाधिक जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला का वो राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजस्थान में है। कितना है? 79.48%, यानी लगभग 80%, या जिसे बोले 550 किलोमीटर। 79.48% या लगभग है 80%, या 550 किलोमीटर, यानी 692 से 550 किलोमीटर इसका विस्तार राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब आगे अपनी बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। भी राजस्थान के संदर्भ में क्या कंडीशन रहती है इसकी चर्चा करेंगे, और ये पढ़ेंगे अपने कल की क्लास में। आप हमारे YouTube चैनल श्री गंगानगर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।